तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जॉन लॉक को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक उनके सारे थ्योरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इस सीरीज के लास्ट टॉपिक, जो कि उनके क्रिटिसिज्म पे बेस्ड होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉन लॉक के क्रिटिसिज्म को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज फॉर टू एंड्स। फर्स्ट, आवर ऑन इंक्रीज ऑफ नॉलेज। सेकेंडली, टू इनेबल अस टू डिलीवर दैट नॉलेज टू अदर। तो फ्रेंड्स, इस कोड के थ्रू जॉन लॉक बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक को लेकर के, ठीक है, हमारी जो समझ होती है उसे हमें लगातार इंप्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। और उसके वह दो कारण बताते हैं जॉन लॉक। पहला ये कि देखिए, अगर आप किसी टॉपिक को लेकर के अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अगर आप बढ़ाते हो तो उससे आपका नॉलेज तो इंक्रीज होगा ही होगा। सेकेंड, वो क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी टॉपिक को लेकर के आपका अगर बहुत ही अच्छा नॉलेज है तो आप उसे किसी सेकंड पर्सन तक, किसी थर्ड पर्सन तक, यानी बाकी सारे लोगों तक भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसे डिलीवर भी कर सकते हो। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जॉन लॉक के वीडियो सीरीज को, ठीक है, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक 6 पार्ट इसके काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इनके इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक को, लॉक्स टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट को, लॉक ऑन ह्यूमन नेचर, लॉक ऑन स्टेट ऑफ नेचर, लॉक ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉक ऑन प्रॉपर्टी राइट्स को काफ़ी तरीके से हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसे कवर किया। सारे टॉपिक को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। और आज हम लोग करने वाले फ्रेंड्स इसके क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक को, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इनके किन किन कारणों की वजह से, ठीक है, बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा करके इन्हें क्रिटिसाइज करने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का जो मोटिव होगा वो उनके क्रिटिकल एनालिसिस को समझने का होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक के क्रिटिकल एनालिसिस को समझना। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज में पढ़ा कि जॉन लॉक ने अलग अलग थ्योरी के माध्यम से समाज के अलग अलग मुद्दों को उन्होंने उठाने का प्रयास किया, ठीक है। अलग अलग कुरीतियों को, अलग अलग समाज की बुराइयों को, मतलब हर तरह के प्रॉब्लम को उन्होंने बताने का प्रयास किया। साथ में फ्रेंड्स उन्होंने ये भी प्रयास किया कि कैसे उस चीज़ का वो समाधान दे सकते हैं समाज को। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि कोई भी इंसान जो है वो कंप्लीट नहीं होता। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ भी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जॉन लॉक के अंदर भी कुछ कमियां थी, ठीक है, जिन्हें हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अलग अलग पॉइंट के माध्यम से, अलग अलग मुद्दों के माध्यम से उन्हें उजागर करने का कोशिश किया है। और उन्हीं सारे कमियों को, उन्हीं सारे क्रिटिसिज्म को आज हम लोग पॉइंट वाइज करके पढ़ने जा रहे हैं। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग हर एक पॉइंट को डिटेल में समझना। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो ये है कि नेचुरल राइट्स एज आर्बिट्ररी। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? तो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, यानी कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी इज आर्बिट्ररी एंड नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि बहुत सारे फिलोसोफर ये कह रहे हैं कि देखिए, जो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी, यानी कि बहुत ज़्यादा मनमाने तरीके से उसे बनाया गया है और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उसे आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि उनका मानना है कि जो जॉन लॉक का थ्योरी है वो किसी खास स्पेसिफिक को लेकर के, किसी खास स्पेसिफिक रीजन को लेकर के, कल्चर को लेकर के बनाया गया है। They contend that these rights are culturally specific and not grounded in any objective reality beyond human convention। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी फिलोसोफर है वो साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि जो जॉन लॉक का थ्योरी है वो किसी खास कल्चर को लेकर के, किसी स्पेसिफिक रीजन को लेकर के बनाया गया था, ठीक है। और इसीलिए जहाँ तक मानव का जितना भी लोगों का मतलब कि एक्सप्लोरेशन रहा है, कन्वेंशन रहा है, आप उसके बियॉन्ड इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप वहीं तक उसको बना रहे हैं जहाँ पे अपने लोगों को अनुभव करते हुए दिखा है, जहाँ तक लोगों का अनुभव है, आप उसके बियॉन्ड तो सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट को फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर बताते हुए उनको क्रिटिसाइज करते हैं। उनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है फ्रेंड्स वो ये है कि लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पे फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर ये कहते हैं लॉक्स थ्योरी दैट प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड थ्रू मिक्सिंग वंस लेबर विथ नेचुरल रिसोर्सेज हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओवरली सिंपलिस्टिक एंड नॉट अकाउंटिंग फॉर हिस्टोरिकल इनजस्टिस सच एज colonialism and the exploitation of indigenous people's land।
यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर यहाँ पे इस पॉइंट के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए जो जॉन लॉक का थ्योरी है उन्होंने ये बताया है वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स में कि लोग जितना अपना मेहनत करेंगे, ठीक है, जितना वो लेबर करेंगे उन्हें उतना प्रॉपर्टी का राइट मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, इस बात को कुछ हद तक हम लोग मान भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर का ये मानना है, ये कहना है कि अच्छा ठीक है, अगर आप उस बात को लेकर के चलोगे तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे साथ जो पहले से इतना इंजस्टिस हुआ है, ठीक है, इतना जो अन्याय हुआ है, आप उसको तो कभी आंक ही नहीं रहे हो। यानी कि आप इतिहास में जाने का, इतिहास को बारे में आप समझने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हो, आप हमेशा प्रेजेंट में ही दिख रहे हो। क्या उसके पीछे कोई जरूरी थोड़ी ना कि अगर जो भी हमारे साथ अभी जो हो रहा है वो अभी की वजह से ही हो रहा हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए हम लोग को ये पता है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो कल किया है उस पर ये बेस्ड रहता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जो थिंकर है वो हिस्ट्री से जोड़ करके देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को कॉलोनी बनाया गया था, हम लोगों को गुलाम रखा गया है, ठीक है, हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है। तो आप उस चीज़ को भी तो ध्यान दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था और इसीलिए फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस पॉइंट को भी क्रिटिसिज्म बनाते हुए इनको क्रिटिसाइज करते हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है फ्रेंड्स लिमिटेड गवर्नमेंट एंड प्रॉपर्टी। जहां पर फ्रेंड्स हम लोग ये देखते हैं कि सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लॉक्स एम्फेसाइज ऑन लिमिटेड गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स प्राइमरली बेनिफिट्स द वेल्दी एंड property owning classes while neglecting the interested of the poor and marginalized group। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो जॉन लॉक का थ्योरी है, ठीक है, गवर्नमेंट को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एम्फेसाइज्ड है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जो काफ़ी रिच क्लास से बिलोंग करते हो, उनको तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी उनको दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन लोगों को नेगलेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, ठीक है, जो मार्जिनाइज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जो काफी अति पिछड़े में आते हैं, उन लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वो खासकर बातें करते हैं किसके बारे में, तो जो पहले से रिच हो, जो पहले से ही वेल्दी हो, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, आप उनको प्रोटेक्शन देने का बात कर रहे हो। लेकिन आपने कभी यहाँ पे बोला ही नहीं कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो कैसे प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास क्या अधिकार होगा, इनके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं किया। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे थिंकर उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए मतलब बताते हैं कि यहाँ पे इनकी कमियां रह जाती है। गेटिंग इट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ अलग अलग पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड देखिए इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वही है यूरोसेंट्रिज्म। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, आखिर यूरोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है। तो देखिए लॉक्स थ्योरीज आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव विच ओवरलुक्स द डाइवर्स कल्चर एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच प्रॉपर्टी, गवर्नेंस एंड राइट्स आर अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस्ड ग्लोबली। तो फ्रेंड देखिए इस पॉइंट के माध्यम से जो इतने भी फिलोसोफर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए कि जो जॉन लॉक का थ्योरी है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या है, यूरोसेंट्रिक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को पता है कि जो जॉन लॉक है वो यूरोप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और खास करके उन्होंने जिसका जितना भी उनका एक्सप्लोजर है वो यूरोप को लेकर के ही है। और हमको पता है कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत किया है यूरोप में। तो ऑब्वियस सी बात है उनको जितना भी उनके ऊपर जो कुछ भी उनको समझ में आ रहा होगा, जितना भी उन्होंने एक्सपोज किया होगा, ठीक है, जितना भी उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा अपने लाइफ में, भी उसका एक्सपीरियंस रहा होगा वो यूरोप से लेकर के रहा होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर ये कहते हैं कि उनका जो थ्योरी है वो खास करके उसी स्पेसिफिक रीजन को लेकर के बनाया गया है। और हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अगर उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस रीजन में अगर उस तरह का क्लाइमेट है, उस तरह का कंडीशन है, उस तरह का सिचुएशन है तो हर जगह वही होगा, ये हम लोग कहना मतलब कि बहुत ही गलत होगा। ये भी कह सकते हैं कि गलत तो होगा ही, और ये हर जगह आप इस सेम चीज़ को अप्लाई तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह के लोग अलग हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। उनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है फ्रेंड्स वो ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसेंट, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था उनकी थ्योरीज में कि कैसे वो जो जॉन लॉक है वो कहते हैं कि आपस में लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, आपस में कंसेंट करना चाहिए, ताकि वो लोग अपना एक कॉमन अथॉरिटी को चुन सकें, कॉमन गवर्नमेंट को चुन सकें। बट फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये आता है कि क्रिटिक्स क्वेश्चन दैट वैलिडिटी ऑफ लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, arguing that it relies on an idealized notion of individual consent that does not reflect the complexities of actual political authority and governance। तो इसका क्या मतलब है, तो फ्रेंड देखिए इस पॉइंट के माध्यम से बहुत सारे फिलोसोफर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए
अगर हमारे जॉन लॉक साहब ये बोलते हैं कि आप लोग आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कंसेंट कीजिए, ठीक है, कॉमन गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन वहाँ पे ये तो उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का जो आर्गुमेंट होगा, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का जो चॉइस होगा वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हर एक इंडिविजुअल का जो चॉइस होता है, जो उनका रिक्वायरमेंट है, जो उसका नीड है, वो इक्वल नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपस में कंसेंट तो नहीं करेंगे। या फिर आप मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए सबका कंसेंट बन भी जाता है, तो आप इस बात की क्या गारंटी है कि वो कंसेंट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगी। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि अगर मान लीजिए सबके कंसेंट से वो कोई भी काम अगर मान लीजिए नहीं होता है, सपोज दैट जिस टाइम आप सोशल कॉन्टैक्ट कर रहे हो उस टाइम सबका सहमति बना, लेकिन मान लीजिए आगे चल करके कुछ ऐसा मुद्दा आया जिसमें कुछ लोगों का कंसेंट बना और कुछ लोगों का कंसेंट नहीं बना, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच में कॉम्प्लेक्शंस आएंगे, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगे, बहुत सारे केओस होंगे, ठीक है, यानी कि बहुत सारी हम लोगों को खराबियां देखने को वहाँ पे मिलेंगी। और उसकी वजह से फ्रेंड्स पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में इनस्टेबिलिटी आ सकती है, केओस फैल सकते हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट फ्रेंड गवर्नेंस में बहुत ही बड़ा बाधा बनेगा, और इसीलिए फ्रेंड्स बहुत सारे जो फिलोसोफर है वो इस पॉइंट पे भी क्रिटिसाइज करते हैं। उनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है फ्रेंड्स वो ये है कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिजिनस राइट्स। इसमें क्या कहते हैं फ्रेंड, देखिए, Locke's ideas on property and the acquisition of land have been seen as problematic when applied to indigenous peoples, as they often legitimate and displacement and dispossession of native population। तो फ्रेंड देखिए इस पॉइंट के माध्यम से बहुत सारे क्रिटिक्स ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए जहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं कि आप अपना लेबर को ऐड कीजिए, किसी भी प्रॉपर्टी को आप अपना बना सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि देखिए आप बोल रहे हैं कि अपना लेबर ऐड कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रॉपर्टी गेन कीजिए, लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स अगर हम अपना मेहनत गलत तरीके में करते हैं, ठीक है, यानी गलत चीज़ों के लिए करते हैं, मतलब कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसको हम लूटने के लिए अपना मेहनत करते हैं, ठीक है, दिन रात उसको हम लूटने में लगे हुए हैं, यानी कि उस मेहनत तो उसमें भी लग रहा है। अगर मान लीजिए उस तरीके से हम गलत मीन्स से, ठीक है, अगर हम एंड को अचीव भी कर लेते हैं, तो क्या वो उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर आप इस पॉइंट को जॉन लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बात तो सही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना मेहनत किया है तो प्रॉपर्टी मेरा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसे इथिकली देखते हो तो ये पॉइंट क्या है, मोरली ये रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी फिलोसोफर ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, जितने सारे पीपल वहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, ठीक है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में एक केओटिक कंडीशन मतलब कि जनरेट होगा, रेज होगा, और वहाँ का इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और इसीलिए फ्रेंड्स इनके इस थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है ये पॉइंट को रेज करते हुए। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है फ्रेंड्स वो है इनकंसिस्टेंसीज इन लेबर थ्योरी। तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है, देखिए, सम फिलोसोफर्स आर्ग्यू दैट लॉक्स लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज इनकंसिस्टेंट particularly when considering inherited wealth and the right of future generation who did not contribute labor to acquire property। तो फ्रेंड इस पॉइंट के माध्यम से बहुत सारे फिलोसोफर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप जहाँ पे हम लोग बात करते हैं लॉ के प्रॉपर्टी राइट को, वहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए जो लॉ का प्रॉपर्टी राइट है वो बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। कैसे इनकंसिस्टेंट है, तो वहाँ पे उनके पीछे वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने उस किसी भी चीज़ को मेहनत करके अर्जित किया है, ठीक है, अर्न किया है, तो वो प्रॉपर्टी मेरा होगा, बात सही है। लेकिन वैसे प्रॉपर्टी का क्या, जो इनहेरिटेड मिला है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि वैसा संपत्ति जो हम लोग को विरासत में मिला है, जिसपे हम लोगों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया, वो हम लोगों की जनरेशन वाइज, ठीक है, यानी कि हम लोग के दादा के द्वारा, परदादा के द्वारा, पापा के द्वारा हम लोग को मिला है। तो जो फ्रेंड्स संपत्ति हम लोग को विरासत में मिला है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उस पर कोई लेबर नहीं किया है, कोई मेहनत नहीं किया है, यानी कि अगर उस पर मेरा मेहनत नहीं है तो उस प्रॉपर्टी पे आखिर हम लोग अपना हक कैसे जता सकते हैं। जबकि जो जॉन लॉक साहब कहते हैं कि जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना कमाएगा, जो जितना अर्न करेगा उसको उतना ही मिलना चाहिए। जबकि फ्रेंड्स पैतृक संपत्ति पे आने की विरासत में मिला हुआ संपत्ति पे हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स उस अधिकार से क्या होगा, यानी कि उस नज़रिए से हम लोग देखेंगे तो उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होगा। और इसीलिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को भी क्लैरिफाई करने में जॉन लॉक साहब असफल रहे, और इसीलिए फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज करते हुए उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। गॉट इट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जेंडर एंड प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड इसका क्या मतलब है, तो देखिए, लॉक्स कॉन्सेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स जेंडर implications as it historically excluded women from equal ownership rights and perpetuated patriarchal structure।
तो फ्रेंड देखिए, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फिलोसोफर ये कहते हैं कि जॉन लॉक साहब ने अपनी थ्योरी में बहुत जगह पे बात किया पैट्रियार्की के बारे में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जितने भी मानव होंगे, जितने भी इंसान होंगे, वो जितना वर्क करेंगे वहाँ पे उतना उनको प्रॉपर्टी मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने बेसिकली कभी भी महिलाओं के बारे में बात नहीं किया कि उसका प्रॉपर्टी का अधिकार क्या होगा, ठीक है? उनके पास अपना ओनरशिप होगा कि नहीं होगा, वो मालिक बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ठीक है? यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हम लोग को दिखाई पड़ता है कि जॉन लॉक जो है वो पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? यानी कि पितृसत्ता को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा वो डाउन टोडन दिखाने का प्रयास किए हैं। और हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि आज के आधुनिक दौर पे कभी भी हम लोग महिलाओं को कम करके नहीं आ सकते हैं, हमेशा हम लोग बराबरी की नज़र से देखते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारे फिलोसोफर कि इन्होंने महिलाओं को और पुरुषों को एकता नहीं दी, यानी कि उन्होंने बराबर बराबर हक नहीं दिया, ठीक है? पुरुषों को थोड़ा सा अधिक अधिकार दिया, जबकि महिलाओं को उन्होंने बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब उनके बारे में बात ही नहीं किया है बहुत ही अधिक तरीके से, ठीक है? और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पितृसत्ता को पॉइंट बनाते हुए बहुत सारे फिलोसोफर इन्हें क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है रिलीजियस टॉलरेशन। तो फ्रेंड देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लॉ के रिलीजन थ्योरी में जहाँ पे उन्हें इतनी सारी बड़ाइयाँ मिली थी, जहाँ पे उन्होंने इतनी सारी बातें कही थी रिलीजन के बारे में, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा वो रियलिस्टिक दिखाई पड़ते हैं हम लोग को। वहीं पे फ्रेंड्स बहुत सारे क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हिज टॉलरेशन वाज कंडीशनल एंड ही डिड नॉट एक्सटेंड टू ऑल रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, पर्टिकुलरली दोज आउटसाइड ऑफ क्रिश्चियन डिनोमिनेशन। इसका मतलब ये कि फ्रेंड देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर ये कहते हैं कि आपने बहुत सारी बातें की रिलीजन रिलीजन के बारे में, ठीक है? कि रिलीजन में ये होता है, रिलीजन में वो होता है, लेकिन आपका जितना भी बातें कही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंडिकेट करता हुआ नजर आता है, किसी खास रिलीजन को ही रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, हम लोग को वो रिलीजन तो नजर आते हैं लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि वो जितना भी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, जितना भी बिलीव के बारे में बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रेंड क्या है, क्रिश्चियन डोमिनेशन के अकॉर्डिंग ही, यानी कि उसी के डोमेन में ही, उसी के रेंज में ही हम लोग को दिखाई पड़ता है। अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी के बाहर देखते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हम लोग को जॉन लॉक वहाँ पे लैग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिलीजियस होते हुए भी जॉन लॉक बहुत सारे रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देने की वजह से बहुत सारे फिलोसफर के द्वारा क्रिटिसाइज का पात्र बनते हैं। इनका जो लास्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है फ्रेंड्स वो है लिगेसी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो ये क्या होता है फ्रेंड देखिए, some critics argue that Locke's emphasis on individualism and personal property rights has contributed to a capitalist ideology that prioritized individual wealth accumulation over communal well-being and social justice। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे फिलोसोफर जो हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो जॉन लॉक का थ्योरी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म है। कहने का मतलब क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिवाद पे निर्भर है, ठीक है? जहाँ पे वो बहुत सारी मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे वो पर्सनल लिबर्टी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करते नजर आते हैं, यानी कि जो हर एक व्यक्ति का जो अपना अधिकार है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसका एक बहुत बड़ी कमियाँ क्या होती है, और ये रियलिटी में होता है फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी की नज़रों में बढ़ा दिया जाता है, तो आपके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, पूंजीवादी की भावना आने लगती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। और फ्रेंड्स अगर किसी के अंदर क्या होगा, पूंजीवाद का भावना आएगा, तो अपने आप को सभी से सुपीरियर समझने का प्रयास करेगा, ठीक है, सभी से सुपीरियर समझेगा। और अगर फ्रेंड्स सबको सुपीरियर समझेगा वो अपने आप को, तो बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो इन्फीरियर समझेगा। और फ्रेंड्स अगर वहाँ पे इन्फीरियरिटी का मामला आएगा तो क्या होगा, लोगों को वो दबाने का प्रयास करेगा, ठीक है, लोगों को संपत्ति को हड़पने का प्रयास करेगा। और उसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होगा कि लोग अपना वेल्थ को तो एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि अपना धन को वो संग्रहित करेंगे, जमा करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स वो क्या करेंगे, कम्युनल वेलबींग को भूल जाएंगे। यानी कि जो समाज का मतलब कि उद्धार होना चाहिए, ठीक है, जो समाज का हमारे सोसाइटी का जो वेलफेयर होना चाहिए उस पर बिल्कुल भी लोग फोकस नहीं करेंगे, यानी कि जो सोशल जस्टिस है उनका बिल्कुल भी महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को जॉन लॉक दिखाई पड़ते हैं कहते हुए कि अगर वो इंडिविजुअलिस्ट होगा, ठीक है, लोग अगर व्यक्तिवाद होंगे, तो हर एक लोग अपने बारे में सोचेगा, कभी भी लोग समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा प्रॉपर्टी रहेगा तो वो हमारा रहेगा, ठीक है, ना तो समाज से उसको कोई लेना देना है और ना तो समाज को उसको कुछ देना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये बहुत ही गलत है, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे फिलोसोफर इसे पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनाते हैं। गॉट इट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बेसिकली जॉन लॉक की जितने भी थ्योरीज पढ़े उनके मतलब एक क्रक्स के तौर पे उनकी क्या क्या कमियां रह गई थी, ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस रह गए थे, उन्होंने उसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उससे क्रिटिकल एनालिसिस को समझने का प्रयास किया।
यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि उनके फिलॉसफी में कितनी सारी कमियां रह गई थी जो शायद वहाँ पे नहीं रहने चाहिए थी। और फ्रेंड देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का एक यही इंपॉर्टेंस होता है कि लोगों को अपनी कमियों के बारे में पता चलता है। बल्कि इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं होता है कि अगर किसी का क्रिटिसाइज हो रहा है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि आपके अंदर बल्कि कुछ और ही अच्छाइयाँ हैं, क्षमता है, ठीक है। क्योंकि लोग उसी की बातें करते हैं जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि आज हम लोग अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी में इसे पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता है कि इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, इसीलिए हम लोग आज जॉन लॉक को पढ़ रहे हैं। अगर इनकी महत्व नहीं होती, ठीक है, अगर इसकी महत्वाकांक्षा नहीं होती, अगर सोसाइटी को बदलने की, सोसाइटी को कुछ देने की, कंट्रीब्यूट करने की, तो शायद आज हम लोग इसे नहीं पढ़ रहे होते हैं। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जितने पॉइंट हम लोगों ने समझने का प्रयास किया वो सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर जॉन लॉक को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, किस किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग आज का ये पूरा का पूरा सीरीज भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।